ब्लैक फंगस से नहीं बल्कि डॉक्टर्स और प्रशासन की लापरवाही से गई उषा देवी की जान। गिरिडीह की रहने वाली थी उषा देवी, जो कोरोना के बाद लगातार 2 महीने से ब्लैक फंगस से लड़ाई और डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से अपनी जिंदगी की जंग हार गई। और ये 2 महीने ऐसे ही नहीं बीते, ये बीते हैं गौरव, जो उनका बेटा था, इकलौता बेटा था, अपनी माँ का इलाज रिम्स में करवा सके, इसके लिए धरना देने में, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के आगे, स्वास्थ्य मंत्री के आगे गिड़गिड़ाने में, स्वास्थ्य मंत्री के संज्ञान में ये मामला होने के बावजूद भी उनकी तरफ से कोई पहल ना दिखी। तो बेटे गौरव ने कोर्ट का खटखटाया दरवाजा। कोर्ट की फटकार के बाद उषा देवी का इलाज शुरू होता है, डॉक्टर्स की टीम बनाई जाती है, फिर भी डॉक्टर्स लापरवाही बरतते हैं। उनकी मुंह से, नाक से लगातार ब्लड निकलता रहता है और डॉक्टर्स में से कोई देखने वाला तक नहीं होता है। यही कारण है कि उषा देवी की मौत हो जाती है। रिम्स में अनगिनत मौतें डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से आए दिन होते रहती है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं। उषा देवी के बेटे ने जी जान से कोशिश की कि उसकी मां घर वापस आ जाए, पूरी तरह से ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा हो ना सका। अंकित राजगढ़िया और कुमुद झा, जो लगातार बेटे गौरव की हर संभव मदद के लिए लगातार आगे रहे, उनके साथ बने रहे, इनके द्वारा बरियातू थाना में उन लापरवाह डॉक्टर्स के खिलाफ FIR दर्ज तो करवा दिया गया है। अब देखना ये होगा कि उन डॉक्टर्स पे कार्यवाही होती है या नहीं, स्वास्थ्य मंत्री पे कार्यवाही होती है या नहीं, या ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। आइए अब जानते हैं हमारे संवाददाता प्रियांशु शेखर ओझा ने उषा देवी के बेटे गौरव से क्या बातचीत की और उन लोगों से भी जिन्होंने मदद के लिए हाथ उठाया, उन लोगों से क्या बातचीत की, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु शेखर और आप देख रहे हैं जनचर्चा टीवी। हम अभी पहुंचे हैं बरियातू थाना और यहां पर कुछ लोग हैं जो आए हैं यहां पर प्राथमिकी दर्ज करवाने। क्या है पूरा मामला, आइए मैम से जानने की कोशिश करते हैं। मैम, किस चीज़ का आप लोग यहाँ पे मामला दर्ज करवाने आए थे? उषा देवी जो कि गिरिडीह की रहने वाली हैं जी, उनका ब्लैक फंगस हुआ था, तो रेफर यहाँ आई थी रिम्स में 17 मई को। जी, उस दिन से जो एडमिशन में ही लापरवाही शुरू हो गया, एडमिशन में भी लापरवाही है। तब ये केस हम लोग जैसे समाज सेवी हैं तो हमारे पास किसी के थ्रू आया, तो हम लोग फिर मिल करके बाकी और लोग भी सभी लोग मिलकर इसका मदद किए और किसी भी तरह से एडमिशन हुआ। उसके बाद इलाज शुरू हुआ, इलाज में भी यही स्थिति रही। जी, इलाज में भी ये लोग का कभी मेडिसिन नहीं मिल रहा है, कभी कुछ नहीं मिल रहा, तो उस समय भी प्रेशर करते करते, और ये बच्चा है उनका बेटा गौरव, ये पूरे जुनून से लड़ता रहा लास्ट तक। तो इलाज तो किसी भी तरह से चलना शुरू हुआ। 2 दिन का इन लोग को डेट भी मिला ऑपरेशन का, लेकिन ऑपरेशन नहीं हो सका। ऑपरेशन नहीं होने से उनकी स्थिति और बदतर होती गई। तब फिर लास्ट हमको साथ मिला ये अंकित राजगढ़िया का। अंकित ने एफर्ट लगा करके और इन लोग के जुनून के बदौलत आज ये लड़ाई लड़ने की कोशिश की गई, जिसमें तब कोर्ट ने संज्ञान लिया और कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद ये ऑपरेशन का डेट तय हुआ। उससे 2 दिन पहले भी बात हुआ था, तो इन्होंने बोला था कि एनेस्थेसिया फिट नहीं है, लेकिन कोर्ट का संज्ञान लेते ही एनेस्थेसिया फिट भी हो गया, सारा से फैसिलिटीज़ भी हो गई और ऑपरेशन भी हुआ। तो खुशी हुई, चलो ऑपरेशन हुआ, अब ठीक हो जाएंगी। लेकिन कल जब इनका हालत ख़राब हुआ, उसके बाद फिर इन लोगों ने लापरवाही बरती। जब ये इस तरह का जो हाईलाइटेड केस है, अगर इसमें इस तरह की लापरवाही बरती जा सकती है, तो आप सोच सकते हैं कि आम आदमी जिसको कोई साथ देने वाला नहीं है, जिसको इस तरह से हाईलाइटेड नहीं है, जिसके पास कोर्ट की और मुख्यमंत्री का और हम लोग इस तरह साथ नहीं है, उन लोग की स्थिति क्या होगी। तो हमारी अभी लड़ाई यही है कि हम लोग इस केस को जो तह तक जा करके और जो भी गलती हुई है उसके सज़ा मिले, उसका कार्रवाई हो, ताकि अगले किसी भी मरीज़ के साथ ऐसा नहीं हो सके। तो इसमें हम अंकित राजगढ़िया, और सबसे ज़्यादा मैं इसके जुनून का सैल्यूट करना चाहती हूँ कि इसने अपने माँ के लिए पूरे जी जान लगा के लड़ा, लेकिन आज हम लोग अफसोस है कि नहीं, सक्सेस नहीं है। जो परिजन है आइए उनसे भी बातचीत करते हैं। कब से ये बीमार चल रही थी और यहाँ आने के बाद कैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ा था? स्टार्टिंग का कुछ बताइए। ये स्टार्टिंग हुआ था 14 मई को, ब्लैक फंगस का शिकायत हुआ था और गिरिडीह सदर हॉस्पिटल में भर्ती करके रखे हुए थे वहाँ पर। उससे पहले मम्मी को कोरोना हुआ था 7 मई को, और 7 मई से आपका 13 मई तक उनका इलाज गिरिडीह में चला। और इलाज जब पॉजिटिव में ही उनका ब्लैक फंगस का शिकायत हुआ था। और गिरिडीह में डॉक्टर को पूछे थे, डॉक्टर 2-3 दिन तक हम लोग को बात बताए नहीं थे। जब हम लोग वहाँ पर ज़्यादा हंगामा मचाए, उसके बाद डॉक्टर बताया कि ब्लैक फंगस का शिकायत हुआ। उसके बाद हम लोग ले गए थे ENT वाले डॉक्टर के पास गिरिडीह में,
वो हम लोग को बताया कि ब्लैक फंगस का शिकायत हुआ, तुरंत रांची ले जाओ। 17 मई को हम लोग यहाँ पर लाए थे और उस टाइम से मम्मी का इलाज रिम्स में चल रहा था। 17 मई को हम लोग जब लाए 4 बजे शाम को लाए थे, उसके बाद एडमिशन कराने में रात को लगभग 1:30 बज गया था। उसके बाद एडमिशन हुआ। उसके बाद हुआ क्या कि इलाज स्टार्ट होने टाइम में उस समय यहाँ पर मेडिसिन झारखंड में नहीं था। झारखंड में मेडिसिन लाने के लिए हम लोग उस टाइम लड़ाई लड़े। उसके बाद फिर हुआ कि इलाज चल रहा था। डॉक्टर CK बिरुआ, डॉक्टर ये विनोद कुमार सिंह, यानी पूरा डॉक्टर की टीम लगाई गई। डॉक्टर का टीम लगा। उसके बाद क्या इसमें हम लोग को पहले मेडिसिन विभाग वाला ऑर्डर रखा गया था जनरल वार्ड में। वहाँ से फिर हम लोग भेज दिया ऑल ट्रामा सेंटर। वहाँ पर हम लोग मम्मी को भर्ती कराए। उसके बाद वहाँ पर इलाज चलने लगा। उसके बाद डॉक्टर अनिकेत और डॉक्टर मनीष दोनों वहाँ पर लापरवाही की सबसे ज़्यादा। उसके बाद किस तरह की लापरवाही मतलब? वहाँ पर इस लापरवाही की जो मम्मी को इंजेक्शन पड़ता था लाइकोजोमा, वो इंजेक्शन एक इंजेक्शन में 6 रहता था, 6 वायल रहता था। उसको डॉक्टर लोग क्या करते थे, एक कभी चुरा लेते थे, कभी वो चुरा लिए, कभी वो चुरा लिए। चुरा के मतलब इसको दवा कम देते थे, कभी 3 कभी 2 इस तरह दवा दे रहे थे। फिर फंगस फैलते गया, बढ़ गया। फिर हम लोग को भेज दिए न्यू ट्रामा सेंटर। न्यू ट्रामा सेंटर में जब डॉक्टर देखे वहाँ पर तो उसके तो बोले सब सही है। उसका फिर यहाँ पर और ट्रामा सेंटर भेजे। दूसरा दिन क्या हुआ कि डॉक्टर अनिकेत बोले कि नहीं सांस का प्रॉब्लम है, BP प्रॉब्लम, फिर न्यू ट्रामा सेंटर जाइए। फिर न्यू ट्रामा सेंटर में फिर रिसीव करवाया। उसके बाद वहाँ पर जब देखे डॉक्टर क्या नाम है ये डॉक्टरों की टीम में, हाँ डॉक्टरों का देखे तो वहाँ पर वो सब बताया। उसके बाद वो बोले कि ठीक है अब तुम लोग का ऑपरेशन हो जाएगा। ऑपरेशन का डेट मिला था 16 मई को, 16 जून 17 जून कोर्ट के माध्यम से दिया गया। नहीं उस समय पहले डॉक्टर दिए थे। अच्छा। उसके बाद ऑपरेशन का डेट जब जिस दिन ऑपरेशन था उस दिन बोले कि अब ऑपरेशन नहीं होगा, NCC वाला अभी तक फिट नहीं हुई है, आपका मरीज का हालत ख़राब हो गया। तो उस समय कैंसिल कर दिया, टालने की कोशिश। हाँ टाल दिए लगातार। उसके बाद 2 दिन के बाद फिर डॉक्टर आए, बोले कि अब ऑपरेशन होगा। उस समय आके फिर लिखाया, उसके बाद सारा साइन उन करवा लिए। उसके बाद फिर बोले कि नहीं अभी नहीं होगा, NCC वाला बोले कि अभी फिट नहीं है। उसके बाद 2-3 दिन तक टलाया पूरा लंबा। उसके बाद जब हम लोग हाई कोर्ट में गए, जब धरना प्रदर्शन किए थे इच्छा मृत्यु वाला, उसको हाई कोर्ट में हम लोग जब दर्ज करवाए तब जाके फिर ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद ऑपरेशन हुआ, उसमें भी क्या लापरवाही हुआ। ऑपरेशन करके OT से मरीज को ICU में शिफ्ट कराया गया। वहाँ पर कोई सीनियर डॉक्टर नहीं आए देखने कि मेरा मरीज कैसा है। 1 ना 2 दिन हम लोग वेट किए, नहीं आए। तीसरा दिन में हालत और ख़राब हुआ। आज मतलब सुबह में उनका डेथ हो गया। आप देख सकते हैं कि कितनी लापरवाही हुई। कोर्ट ने फटकार भी लगाई, इसके बावजूद मामला यहाँ तक पहुँचा कि सिर्फ ऑपरेशन नाम के लिए किया गया। और उसके बाद एक जैसे आम व्यक्ति को जो अमूमन हम लोग देखते हैं कि सामान्य तौर पे छोड़ दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लापरवाही की गई। और अंकित जी हैं जो कि शुरू से ही जो मरीज थे इनके परिवारजनों के साथ हैं। आइए इनसे सर जानते हैं। सर, जैसा परिजन का हम लोग बात सुने, कहीं ना कहीं डॉक्टर की लापरवाही तो दिखती है और जो शासन व्यवस्था थी उसके बारे में भी जो लचीलापन है वो दिख रहा था। देखिए इस मामले में शुरू से ही लापरवाही हुई। अगर लापरवाही नहीं होती और सरकार अगर एक्टिव होती तो हमें नौबत ही नहीं आती हाईकोर्ट की ओर रुख करने का। जब हाईकोर्ट का डंडा चलता है, जब जज साहब डंडा लगाते हैं, तब इनकी नींद खुलती है। वहाँ जज साहब सुनवाई कर रहे हैं, रिम्स के डायरेक्टर बाकायदा वीडियो कॉल पे पेश है, तब यहाँ ऑपरेशन की तैयारियाँ चलने लगी थी। मैं भले घर पर था कतरास में, लेकिन मैं फ़ोनिक सारी मुझे अपडेट हो रही थी। उसके बाद दूसरे दिन सुनवाई की ठीक दूसरे दिन ऑपरेशन का समय मिला, 9 बजे का इनका ऑपरेट किया गया। वही डॉक्टर ऑपरेशन किए ना जो कल तक कह रहे थे कि हम आपको ऑपरेशन नहीं करते, आप तमिलनाडु के त्रिची के रॉयल पेरल्स हॉस्पिटल चले जाइए जो 30 लाख रुपया मांग रहा था।
उसके बाद ऑपरेशन के बाद कल शाम को 5 बजे के आसपास में इनका नाक और कान से ब्लडिंग निकलने लगा उषा देवी जी का। तो बच्चे ने मुझे फ़ोन करके बताया, मैंने बोला बाबू फ़ोटो वीडियो मुझे दो। उसने फ़ोटो वीडियो बना के दिया। जो फ़ोटो था वो काफ़ी दर्दनाक फ़ोटो था, काफ़ी वृहद फ़ोटो है, बहुत भयानक स्थिति थी, पूरे नाक से और कान से खून फेंक रहा है, दिख रहा है। मैंने उसको ट्विटर हैंडल पे डाला। मैंने बीजेपी नेता कुणाल सारंगी को टैग किया और इस पूरी मुहिम में उषा देवी का ऑपरेशन होने तक और आज तक की इस मुहिम में रांची से वरिष्ठ समाज सेवी अतुल गेरा जी, एडवोकेट सीमा सिंह जी, वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल सर और जमशेदपुर से पूर्व पत्रकार और लेखिका अन्नी अमृता, ये हम टीम बन के काम कर रहे थे। कल ट्विटर पे ये फ़ोटो वायरल जब हुआ तो उसके बाद 5:55 में डॉक्टर आते हैं और इनको इमरजेंसी में ऑपरेट के लिए ले आते हैं। वहाँ से लाने ऑपरेशन के दौरान तो इन्होंने साइन करवाया, लेकिन लाने के बाद इन्होंने वेंटिलेटर पे डाला और वेंटिलेटर पे डालने से पहले मरीज का परमिशन, परिजन का परमिशन लिया था और साइन करवाया था। वो इन्होंने प्रक्रिया कल नहीं की। वो तो जांच का मामला है। जज साहब के रजिस्ट्रार साहब को पूरा इन्फॉर्मेशन कल दिया गया और कल के मामले की फ़ोटो तस्वीर जज साहब को भेज दी गई है मेल आईडी पे। आज सुबह 6 बजे से इनका बीपी लो होने लगा। 7 बजे मुझे गौरव ने बताया कि भैया ये स्थिति, बोले ठीक है हम निकल रहे हैं। उसके बाद 8:30 बजे मैंने रिम्स के डायरेक्टर कामेश्वर प्रसाद सर को मैंने फ़ोनिक सूचना दी कि रिम्स में वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, स्थिति गंभीर। वो बोले मैं जानकारी लेता। उसके बाद गौरव को उन्होंने अपने केली बंगले में बुलवाया। जिसकी माँ मर रही है, आप उसको मिलने के लिए केली बंगले में बुलवाते हैं ना कि आप वहाँ जाते हैं ना डॉक्टर भेजते, फिर इसको वहाँ बुलवा के बोलते हैं कि मैं डॉक्टर को भेज रहा हूँ। ये आया। उसके बाद मैंने राज्य के स्वास्थ्य प्रधान सचिव अरुण सर से मैंने फ़ोनिक बात की और मैंने उनको भी इस मामले की पूरी जानकारी दी। उन्होंने भी बोला कि मैं इस मामले को देख रहा हूँ। ट्विटर हैंडल पे मेरे साथ साथ और भी लोग जो थे वो ट्विटर हैंडल पे ये वायरल हो रहा था। लोग इनकी माँ की सलामती की दुआ कर रहे थे, पर यहाँ कोई डॉक्टर देखने वाला नहीं था। अब सवाल ये है कि जो मामला कोर्ट में विचाराधीन है, जिस मामले में हाई कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस साहब ने 15 तारीख को मरीज का रिपोर्ट मांगा है कि मरीज की स्थिति कैसी है, पूरा इलाज कराएं। क्या अब डायरेक्टर साहब वहाँ क्या कहेंगे कि हमारी लापरवाही के कारण उनकी मौत हो गई है, सर मुझे सज़ा दीजिए। ये तो डायरेक्टर साहब को सोचना चाहिए था। जिस खुशी के साथ उन्होंने ऑपरेशन किया, उसी के साथ उन्होंने मतलब कि मरीज़ को रिकवर करके जज साहब को कहते कि नहीं मैंने मरीज़ को ठीक कर दिया, तो ये बेहद खुशी होती। फ़िलहाल हमारी मांग जो थी, हमने थाने में प्राथमिकी दर्ज कर दी है। डायरेक्टर साहब ऑफ रिम्स और विनोद सिन्हा और डॉक्टर CK बिरुआ समेत अन्य डॉक्टरों पे लापरवाही का मामला जो है मैंने डॉक्टरों की टीम बनाई गई थी, उस पर हमने हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है और ये जज साहब को पूरी जानकारी दी जाएगी। 15 को जो सुनवाई है उस दिन बाद बाकी ये जज साहब मामले को देखेंगे कि वो इस पर क्या निर्णय लेते हैं, क्या विचार विमर्श करते हैं। सिर्फ एक ही मांग है कि इस पर जो इनकी माँ को है वो इंसाफ मिलना चाहिए और मुख्यमंत्री महोदय को भी सोचना चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री महोदय को भी, कि उन्होंने रिम्स की क्या व्यवस्था बना दी है। जब जज साहब के पास जो मुद्दा नेशनल लेवल पे है, उस मरीज की भी न स्वास्थ्य मंत्री ने सुध ली, न खुद मुख्यमंत्री महोदय ने सुध ली। तो साफ तौर से इनका यही कहना है कि डॉक्टरों की लापरवाही से उनकी जान गई है और उन्हीं लोगों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराई है। बहरहाल हम कोशिश करेंगे थाने के अंदर चल के जो अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत करने के लिए कि जो लिखित सूचना मिली है उस पर कब तक कार्रवाई हो सकती है।